सीडी इंग्लिश क्लासेस ये कोरोना काल में छात्रों के रिक्वेस्ट पर बनाया गया था और छात्र इसको बहुत पसंद किए। उसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज और ट्रांसलेशन, जैसे टेंस कहने से ही ट्रांसलेशन का बोध नहीं होगा। ट्रांसलेशन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के चैप्टर्स आते हैं, जैसे कंडीशनल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कॉस्टिव है। तो ट्रांसलेशन के अंतर्गत मैंने इन सबको बहुत ही विधिवत पढ़ाया है। उसके बाद एक्टिव पैसिव के बाद सिंटैक्स के बाद बच्चों के स्टूडेंट्स के मांग के अनुसार मैं नरेशन चैप्टर पढ़ाने चल रहा हूँ। नरेशन ग्रामर का बहुत ही कठिन चैप्टर माना जाता है। पढ़ाते तो कई लोग हैं, लेकिन नरेशन की जो मुख्य विशेषता होती है, जो नरेशन में समझने की बात होती है, वो नरेशन क्या है और नरेशन कितने प्रकार का होता है और उसके जो पार्ट्स हैं, इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूँ। मैं समझाने की भरपूर कोशिश करता हूँ और विश्वास भी है कि आप समझने की कोशिश करेंगे, समझ में अवश्य आएगा। इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहूँगा, हमारे पुराने चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए, क्योंकि मैंने ग्रामर का जो अंश शुरू किया है, जिस क्रम में शुरू किया है, इस क्रम में शायद किसी वीडियो में आपको मिले। अब यहाँ मैं नरेशन शुरू कर रहा हूँ और नरेशन भी बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आइए शुरू करते हैं। नरेशन मीन्स होता है कथन। अब कथन होता क्या है? स्पीकर की बात को, स्पीकर मीन्स वक्ता की बात को प्रकट करने का दो तरीका है। एक डायरेक्ट नरेशन होता है, दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन होता है। कहने का तात्पर्य आपको मैं ये बताऊं कि नरेशन दो प्रकार का होता है। नरेशन मीन्स कथन होता है, और कोई भी स्पीकर हो, स्पीकर की बात को प्रकट करने का दो तरीका होता है। दो तरीका जो होता है, उसमें पहला है, या इसका प्रकार भी कर सकते हैं, नरेशन का प्रकार भी कर सकते हैं, या स्पीकर की बात को प्रकट करने का दो तरीका है, वो डायरेक्ट नरेशन और दूसरा है नरेशन। यहां थोड़ा समझने वाली बात मैं आपको बताता हूं। नरेशन मीन्स कथन होता है। कथन को दो प्रकार से कहा जा सकता है, या जो स्पीकर में बात कहने वाला अपनी बात को दो प्रकार से प्रकट करता है, एक डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? हिंदी इसकी होती है प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन क्या होता है? वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना,
ये डायरेक्ट नरेशन होता है। और इनडायरेक्ट वक्ता की कही गई बात को तीसरा अपने शब्दों में कहे अथवा उसका भाव प्रकट करे, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन होता है। इसको अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अप्रत्यक्ष कथन। अभी मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं। वक्ता आई हो सकता है, वी हो सकता है, राम हो सकता है, रमेश हो सकता है, सीता हो सकता है, या टीचर हो सकता है। वक्ता कोई हो सकता है। किसी के बात को ज्यों का त्यों रखना, ये प्रत्यक्ष कथन है। और उसी की बात का भावार्थ बताना, या तीसरा उसको अपने शब्द में, दूसरा अपने शब्द में कहे, ये इनडायरेक्ट नरेशन होता है, अप्रत्यक्ष कथन होता है। फॉर एग्जाम्पल, रमेश से कामा इन्वर्टेड कामा मोहन प्लेड वेल। अब देखें आप, यहां रमेश वक्ता है और मोहन प्लेड वेल। रमेश क्या कहता है कि मोहन अच्छा खेला, तो रमेश से मोहन प्लेड वेल, ये डायरेक्ट नरेशन होगा, क्योंकि रमेश वक्ता हुआ, इसकी द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों रखा गया। और यदि इसका भाव, यदि रमेश की बात को मैं अपने शब्दों में कहूं, रमेश ने कहा था कि मोहन ने अच्छा खेला, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन होगा। इसको समझने का प्रयास करिए। यहीं से दिक्कत हो जाती है, जो स्टूडेंट्स नरेशन नहीं समझ पाते, यहीं से दिक्कत होती है। इसलिए इसको समझिए। रमेश स्पीकर हुआ, रमेश कहा कि मोहन प्लेड वेल, तो रमेश वक्ता हुआ, इसकी बात को जैसे उसने कहा उसी तरह से रखा गया, तो ये डायरेक्ट हुआ। और यदि इनडायरेक्ट के नियम का प्रयोग करते हुए मैं इसको इनडायरेक्ट में बदल दूं, तो रमेश द्वारा कही गई बात का भावार्थ निकलेगा, या हम अपने शब्दों में कहेंगे, तो यही इनडायरेक्ट नरेशन होगा। तो इसके बाद हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे, जो एक उदाहरण इसी तरह मैं और आपको दे रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिए। आई से कामा इन्वर्टेड कामा में सुरेश विल गो टू कानपुर टुडे। अब देखें, आई से यहां वक्ता आई हुआ, और सुरेश विल गो टू कानपुर टुडे, ये मेरे द्वारा कहा गया, अर्थात वक्ता मैं हुआ, मैंने कहा सुरेश कानपुर आज जाएगा, तो मेरे द्वारा कही गई बात को वैसे रख दिया गया है। यदि इसका परिवर्तन करें इनडायरेक्ट के नियमों के अंतर्गत, तो रमेश से यहां डैट का प्रयोग होगा, और चूंकि प्रोनाउन बदलना नहीं है, टेंस बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो रमेश सेड दैट मोहन हैड प्लेड वेल, ये इनडायरेक्ट होगा। रमेश ने कहा था कि मोहन बहुत अच्छा खेला था। अब इसी तरह से आई सेड दैट सुरेश, चूंकि पास्ट टेंस है तो इसका भी पास्ट हो जाएगा। आई सेड दैट सुरेश वुड गो टू कानपुर दैट डे, टुडे का दैट डे हो जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में हमने बदला है। इसके विषय में हम बृहद आगे पढ़ेंगे।
इस अभी इसके विषय में और बताना है आपको, समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, ये अच्छी तरह से समझिए आप। अब यहाँ आप देखें, मैंने आपको बताया डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन जो होता है, इसके भाग होते हैं। डायरेक्ट नरेशन को हम बांट सकते हैं। पहला है रिपोर्टिंग स्पीच, पहला, और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए, यदि इसको नहीं आप समझ पाएंगे तो यहीं से नरेशन में दिक्कत होती है। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है ये समझिए, वक्ता प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है। कहने का तात्पर्य है वक्ता जिस क्रिया से अपना वक्तव्य शुरू करता है, वक्ता जिस क्रिया से अपना वक्तव्य शुरू करता है, यह रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब होता है। इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। कहने को मतलब वक्ता प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये तो रिपोर्टिंग स्पीच में है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब द्वारा या रिपोर्टिंग वर्ब के माध्यम से जो बात कही जाती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। ये सदैव इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में रमेश वक्ता हुआ, सेड क्रिया हुई। तो रमेश वक्ता, सेड क्रिया, तो रमेश अपनी बात को सेड से शुरू किया। अब क्या क्या कहा मैंने? सेड के माध्यम से कहा क्या क्या? मोहन प्लेड वेल। कहने मतलब रमेश वक्ता सेड, रमेश वक्ता की क्रिया, कहने मतलब ये रिपोर्टिंग स्पीच रमेश और सेड हुआ। और यहां मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होगा उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, क्योंकि हर वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। नहीं तो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो रिपोर्टिंग स्पीच पूरा हो जाता। रमेश वक्ता, वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। जहां ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इतना मिला करके ये हुआ रिपोर्टिंग स्पीच हुआ। रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया रिपोर्टिंग वर्ब है। इसी वर्ब के माध्यम से रमेश ने कहा, क्या कहा? जो कहा वही रिपोर्टेड स्पीच है। और रिपोर्टेड स्पीच की विशेषता होती है कि ये सदैव इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत रखा जाता है। यदि यहां नहीं समझेंगे तो आगे की पढ़ाते समय केवल यही बताया जाता है कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। इसलिए फिर से एक बार समझिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। वक्ता, ये वक्ता प्लस क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग स्पीच हुआ। और रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया ये रिपोर्टिंग वर्ब हुई। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया है, मैं लिख के आपको बताऊं। रमेश सेड टू हिम या रमेश सेड टू मी,
यहाँ ऑब्जेक्ट मी हुआ तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ भी लिखा जाता है, रमेश राम लिखा जा सकता है, सीता लिखा जा सकता है, अस लिखा जा सकता है, या हिंद लिखा जा सकता है, हर लिखा जा सकता है, ऑब्जेक्ट। और ये वक्ता क्रिया ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टिंग वर्ब के माध्यम से जो बात कही गई ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक इसी तरह से इसमें आई सब्जेक्ट है, वर्ब सेड है, तो आई और सेड मिलकर के रिपोर्टिंग स्पीच हुआ, और सेड के माध्यम से आई मैंने कहा जो कहा यह रिपोर्टेड स्पीच हुआ। तो आशा है कि इसके विषय में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि नरेशन में यदि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच यदि इसकी जानकारी नहीं हो पाती है तो निश्चित तौर से नरेशन का पार्ट समझ में कम आता है। जो अगली चीज मैं बताने जा रहा हूं वो अभी मैं डायरेक्ट नरेशन चल रहा था, तो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन ये परिवर्तन होता है। कहने का तात्पर्य मैं आपको समझाऊं, बताऊं, जितने भी राइटर या पोएट हैं वो अपने शब्दों में जितनी भी किताब लिखी गई है वह डायरेक्ट नरेशन है, क्योंकि उनकी द्वारा कही गई बात को किताब में लिखा गया, जैसे उन्होंने लिखा है उसी तरह से किताब में है। अब आपको बताएं बहुत सरल तरीके से इसको समझना। जैसे कबीर का कोई दोहा है, रहीम का कोई दोहा है, तुलसीदास की कोई चौपाई है, तो जब उस चौपाई को, उस दोहे को या उस गद्य खंड को हम अपने शब्दों में प्रकट करते हैं, जब उसकी व्याख्या करते हैं तो क्या हुआ, वो अपने शब्दों में हम प्रकट किए, अपने शब्दों में उसका भावार्थ बताया गया, तो वही इनडायरेक्ट नरेशन होगा, वही इनडायरेक्ट स्पीच होगा। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप देखें। डायरेक्ट से, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने का नियम। पहला नियम, पहला जो बहुत महत्वपूर्ण है, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद प्रयुक्त कॉमा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद, कभी कभी पिछले उदाहरण मैंने समझाया, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब ही दिया होता है तो उसके बाद कॉमा लगा होता है, अथवा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो दिया होता है उसके बाद भी कॉमा लगा होता है। तो दोनों स्थिति में अगर रिपोर्टिंग वर्ब दिया है, कॉमा लगा है, अथवा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया उसके बाद प्रयुक्त कॉमा है, तो इसको हटा देते हैं। पहला नियम है, कॉमे को हटा दिया जाता है। दूसरा नियम है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच
रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच अभी हमने बताया आपको पिछले उदाहरण में, राम सेड टू मी ये रिपोर्टिंग स्पीच है, मोहन प्लेड वेल ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो इन डायरेक्ट बदलते समय रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए दैट इफ अथवा वेदर कनेक्टिव या कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, दैट इफ अथवा वेदर कनेक्टिव या कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, जैसे दैट कंजक्शन है, इफ अथवा वेदर कनेक्टिव है। और तीसरा नियम जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलेगा। अभी रिपोर्टिंग वर्ब बताए, रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया रिपोर्टिंग वर्ब होगी, इसका टेंस कभी नहीं बदलेगा। अगला नियम है चौथा, रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच के बड़े अक्षर को छोटे अक्षर अब देखिए कैपिटल लेटर, यदि रिपोर्टेड स्पीच कैपिटल इन्वर्टेड कामा में कैपिटल लेटर पहला अक्षर होगा तो बड़े अक्षर को छोटे अक्षर में, कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में परिवर्तित कर देंगे। किंतु इसमें तीन चीजें जो कैपिटल लेटर में लिखी जाएंगी, इसमें आई, प्रॉपर नाउन, और इंटरजेक्शन को, इनको छोटा नहीं किया जाएगा। आई ये बड़े से लिखा जाएगा। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है नाम, क्योंकि नाउन के चैप्टर में आप प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे, तो किसी का नाम हो, नाम का पहला अक्षर उसको स्मॉल नहीं करेंगे, और ये इंटरजेक्शन ओ आता है जिसको भी हम कैपिटल से स्मॉल नहीं करेंगे। ये इसी तरह से है, और कोई भी शब्द आता है रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में है तो उसको स्मॉल लेटर में कर देते हैं। अगला नियम जो है आगे है चौथा, रिपोर्टेड स्पीच के बड़े अक्षर को विधिवत समझाया गया। पांचवा नियम है इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। अभी मैं बता रहा था रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत होता है, इसको हटा देते हैं। और जो अगला नियम है छठा, टेंस प्रोनाउन
सूची शब्दों का परिवर्तन नियमानुसार करते हैं। अब इसका एक उदाहरण मैं देता हूं, इसको इस तरह से हम पूरा नियम अप्लाई करके इसको समझाते हैं। उदाहरण के तौर पर मोहन सेड कामा सुरेश कैन डू इट। अब देखिए सुरेश सेड मोहन सेड सुरेश कैन डू इट। अब पहला नियम है रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट वाला। अब देखिए मोहन सेड इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हटा देते हैं। पहला नियम, यदि ऑब्जेक्ट होता जैसे मोहन सेड टू मी, यहां काम लगता तो ये काम हटाते। ऐसे देख लीजिए मोहन सेड टू मी, ये काम पहले हटा दिए। दूसरा नियम क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए, यानी मतलब ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, जोड़ने के लिए नियमानुसार, जैसे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में डैट का प्रयोग करते हैं, इसमें हम डैट का प्रयोग कर देंगे, यहाँ डैट लगा देंगे। लेकिन यहाँ एक नियम और, अभी मैं इसको बाद में बताता, लेकिन यहाँ समझ लीजिए, सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट होता है तो सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। इसको अभी विधिवत आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ थोड़े एग्जाम्पल समझने के लिए आप देख लीजिए। मोहन टोल्ड मी डैट। अब पहला नियम क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर स्मॉल में कर देंगे, किंतु सुरेश प्रॉपर नाउन है इसलिए इसको स्मॉल में नहीं रखा जाएगा, ये कैपिटल ही रहेगा। और दूसरा अगला है जो सबसे महत्वपूर्ण नियम, इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज करते हैं टेंस परिवर्तन के अंतर्गत, इसका रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। ये नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चाहे जो हो ये नहीं बदलेगा। अगला नियम जो है इन्वर्टेड कामास को हटा देते हैं। देखिए इन्वर्टेड कामास, सुरेश कैन डू इट, इन्वर्टेड कामास है, इसको हटा दिए। और अगला है आपका टेंस प्रोनाउन निकटता सूची शब्दों का परिवर्तन नियमानुसार करते हैं। अब नियम है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं बदलेगा लेकिन टेंस बदलेगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये टेंस कैन का कुड हो जाएगा। तो मोहन टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड हुआ, मोहन टोल्ड मी दैट सुरेश कुड डू इट, सुरेश वुड डू इट। ये आपका नरेशन बना। सुरेश जो इनडायरेक्ट था, डायरेक्ट था, सुरेश सेड टू मी, सुरेश मोहन सेड टू मी सुरेश कैन डू इट। तो जो नरेशन इनडायरेक्ट बना, मोहन टोल्ड मी, मोहन ने मुझे बताया था कि सुरेश ऐसा कर सकता था। तो इस तरह से ये नरेशन के जो महत्वपूर्ण नियम है, जो कॉमन रूल्स फॉर इनडायरेक्ट है, ये आपको बताए। इसके आगे अभी इसमें और नियम है, जैसे यहाँ मैं बता रहा था, तो इसके आगे जो नियम महत्वपूर्ण नियम है इसको बताने के बाद मैं आपको इसको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।